वेलकम इन विमर्श सीयूटी। आज हम लोग हिस्ट्री डोमेन जो है उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख चुके हैं, सिलेबस क्या है सीयूटी का और स्कोप क्या क्या है, उसके लिए हम ऑलरेडी वो सब कवर कर चुके हैं। जो हिस्ट्री डोमेन करने जा रहा है उसके लिए अच्छा है। और हिस्ट्री जो सिलेबस है वो सभी को इतना तो पता होता है कि अपनी हिस्ट्री को एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वैसे सीयूटी के सिलेबस में भी यही किया गया है कि एशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, मिडिवल के कुछ टॉपिक हैं और फिर मॉडर्न के कुछ टॉपिक्स हैं। हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो यूनिट 1 से ही कर रहे हैं जैसा सिलेबस में है। और तो उसमें सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री आता है, तो एशियंट हिस्ट्री के ही हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। एशियंट हिस्ट्री में देखो यूनिट 1 है, वो ये है। बट हम लोग इससे पहले भी कुछ देखेंगे, कुछ बेसिक्स भी देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट वहां पे दे रखी है हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ है। उस यूनिट के अंदर ये भी है कि इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सटेंट कहाँ तक फैली हुई, सोर्सेज हमें कैसे जानकारी मिलती है। फिर उसके बारे में ये है कि उसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, शहर कैसे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ट्रेड व्यापार कैसा था, सील्स मोहरे कैसी थी, वो कैसा धर्म उनका था ना, ये सब बातें उनके बारे में है। और फिर इंडस वैली के जो फेमस साइट्स होती हैं, स्थल होते हैं जहाँ से हमें वो शहर मिले हैं, तो उनके बारे में पढ़ना। तो इंडस वैली तो प्रॉपर डिटेल में पढ़नी है हमें, क्योंकि वो यूनिट 1 पूरी इंडस वैली के बारे में ही है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में इंडस से पहले का भी देखेंगे कुछ थोड़ा सा, क्योंकि उसको समझे बिना आप इंडस वैली को नहीं समझ सकते। और वैसे भी वो इंडस वैली के टॉपिक में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड माना ही जाता है कि वो करना ही है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला देखो ये नाम, ये तो हेरोडोटस है। कभी नाम पूछ लिया जाता है कि हेरोडोटस कौन है, या फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं। ये फादर ऑफ हिस्ट्री के लिए के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीक फिलोसोफर था 5th सेंचुरी का। और इसको फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों बोलते हैं, पहली बात तो ये, हिस्ट्री का कोई फादर नहीं हो सकता ऐसे। लेकिन हाँ, इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री को लिखने का जो पहला एफर्ट था वो हेरोडोटस ने किया। मतलब क्रोनोलॉजिकली, सीक्वेंस के बेसिस पर कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। वरना इससे पहले हिस्ट्री क्या होती थी, वो स्टोरीज में पढ़ी जाती थी। किसी रूलर ने, किसी राजा ने, या किसी रिफॉर्मर ने, बड़े सुधारक ने कोई बात कह दी तो उसके बारे में पढ़ा जा रहा है। क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस में, कालक्रम हिंदी में बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। इसने किया, तो इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और ये समझते हैं कि देखो पूरी जो हिस्ट्री अपनी होती है उसको इन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और सिर्फ इंडिया की नहीं, हाँ कहीं की भी हिस्ट्री हो, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इस ये प्री हिस्ट्री वो टाइम होता है जिसके बारे में लिखा हुआ है नो रिटन रिकॉर्ड, कि कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बस हमारे पास होंगे। मतलब कहीं पे कुछ एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई तो हमें कुछ मिल गया, तो वो है प्री हिस्ट्री। दूसरा आता, इसलिए रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, रिटन रिकॉर्ड तो है हमारे पास, बट वो डिसाइफर्ड नहीं है, बट येट टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। इसका मतलब कैसे है, वो अनडिसाइफर्ड, अनडिसाइफर्ड या जिनको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे वाले रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, उनको लिखना आता था, उनको पास अपनी स्क्रिप्ट थी, बट हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टोन एज। स्टोन एज में जो लोग थे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए लिखा है नो रिटन रिकॉर्ड, बस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए। तीसरा आता है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, या इसको हिस्टोरिकल भी बोलते हैं, ऐतिहासिक काल, जहां पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो हैं ही और उनको साथ में पढ़ा भी जा चुका है। रिटन रिकॉर्ड को, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन, वेद लिखे गए वो हम पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हैं ही, जो पुरातत्व अवशेष हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातत्व अवशेष वो भी हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री को ये 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, नो रिटन एविडेंस।
यहाँ पर लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, वहां पर रिटन एविडेंस है, पढ़े जा सके। ठीक है, हिंदी में इनको बोल देते हैं पूरा ऐतिहासिक, ये आद्य ऐतिहासिक और वो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, पूरा ऐतिहासिक, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। और इनका एक एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, पाषाण काल, स्टोन एज, इंडस वैली, हड़प्पा की सभ्यता, और ये वैदिक सभ्यता, वैदिक, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा डिवीजन हो गया हिस्ट्री का। और हमको ऐसे सीक्वेंस में हिस्ट्री पढ़ना होता है, पहले टाइम कौन आया, स्टोन एज का, उसके बाद इंडस वैली का, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम आया, ऐसे ही हिस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक तो जो यूनिट 1 में है वो ये वाला दे रखा है, इंडस वैली का, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन हम लोग स्टोन एज के बारे में बहुत शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक में लिखा नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट मान लिया जाता है, वो उससे पहले का पार्ट है, तो शॉर्ट में उसको भी हम देख लेंगे। तो देखते हैं, ये देखो, ये एक ही एग्जाम्पल है, अलग से ही है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है कोड ऑफ हम्बुराबी। बात ये इसलिए यहाँ पर लिखना है कुछ नोट, उसके बाद स्टोन एज में बताता हूँ कि हिस्ट्री के बारे में अभी जैसे ये बात हुई थी कि हमें पता कैसे चलता है, या तो लिखा हुआ हो, रिटन एविडेंस हमारे पास हो, या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, पुरातत्व, कहीं खुदाई से कुछ निकला हो। दो ही सोर्स हो सकते हैं हिस्ट्री के, रिटन हो सकते हैं या आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स बहुत सारे हैं, पुरातत्व अवशेष जिनको हम बोलते हैं, कुछ मिला हमें उनके बारे में, वो किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये देखो, ये एक है हम्बुराबी, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया का है, जो मेसोपोटामिया जो है वहां का किंग था, और कब था, 1750 बीसी, 1750 बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व, उसका ये कोड मिला। इसके बारे में बोलते हैं ये दुनिया में सबसे पुराना लॉ का कोड है, लॉ मतलब कानून के नियम लिखे हुए हैं। हम्बुराबी किंग था वहां का, उसने ये कुछ आदेश दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे ये रूल्स हैं, ऐसे सबको पालन करने होंगे। अब बात क्या होती है, देखो यहाँ पर दो नाम बहुत काम के हैं, एक, हाँ, दो नाम यहाँ पर बहुत काम के हैं, पैलियोग्राफी और एपिग्राफी। ये वर्ड मैं यहीं पे लिख देता हूँ हम्बुराबी कोड के पास में, उससे याद रहेगा, एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी। एपिग्राफी देखो क्या होती है, पैलियोग्राफी क्या होता है, इनका पूछ लिया जाता है। एपिग्राफी क्या होती है, ये जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शंस मतलब कोई भी लेख, शिला या शिलालेख बोल लो उनको, जैसे अशोक बनवाता था शिलालेख, उनको स्टडी करने की जो साइंस है वो एपिग्राफी कहलाती है। जो भी पुराने एविडेंस हैं, अशोकन एडिक्ट्स हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिलालेख एडिक्ट्स बनवाए, उन सबको पढ़ने का जो साइंस है वो क्या है, एपिग्राफी। पैलियोग्राफी बोलते हैं जो पुरानी स्क्रिप्ट है, ओल्ड स्क्रिप्ट्स जो हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट, सबको, सबने सुना होगा, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के जो तरीके होते हैं वो स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो हम्बुराबी ने किस लिपि में, देखो डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, किसमें लिखवाया, तो उसको पढ़ने की जो साइंस होती है पैलियोग्राफी कहलाती है। तो ये दोनों, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बहुत पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, इनका मतलब क्यों, क्योंकि ये दोनों सोर्स हैं, इनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक सोर्स और होता है, मतलब वो फॉसिल के बारे में, जो पुराने किसी का कंकाल मिल जाए, स्केलेटन मिल जाते हैं, तब भी पता चल जाता है हमें कि भाई हाँ वो कैसे थे, किस टाइम के लोग थे, क्या करते थे, वो भी एक सोर्स होता है। फॉसिल को देखकर, जीवाश्म को देखकर, जो जीवाश्म होता है उसको देखकर भी हमें पता चल जाता है। फॉसिल की एज निकालते हैं, सब लोगों ने ये सुना होगा, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन 14 का यूज करते हैं, जिससे फॉसिल की एज पता की जाती है कि कोई भी जीवाश्म, कोई भी कंकाल जो स्केलेटन है वो कितना पुराना है। तो ऐसे कई सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आज भी है, आर्कियोलॉजी, जिसको भारत का पुरातत्व विभाग बोलते हैं। ये 1861 में बना, 1861, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उस टाइम इंडिया में वायसराय था एक, लॉर्ड कैनिंग, उसने ये ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था, बट फर्स्ट डायरेक्टर बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम।
इसलिए इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया भी बोलते हैं, कि इंडिया में आर्कियोलॉजी जो शुरू हुई, आर्कियोलॉजी पुरातत्व जो विभाग है उसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम कंसीडर किए जाते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अभी भी इंडिया का, जो ये सब चीजें पुरातत्व अवशेष इकट्ठा करता है, या पुरानी जो देखो मेरा इमारतें होती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व भी करता है, उन धरोहरों का संरक्षण भी करता है एएसआई। और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, वो करते हैं, तो एएसआई वैकेंसी भी बहुत सारी निकालता है उनके लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये एएसआई। पैलियोग्राफी में बता चुका, जो एंशिएंट राइटिंग की को पढ़ने के लिए साइंस थी वो पैलियोग्राफी। एक चीज और देखो आती है न्यूमिस्मैटिक्स, ये भी पूछा था, ये भी एक सोर्स है पुराने टाइम को जानने का। न्यूमिस्मैटिक क्या बोलते हैं, देखो कॉइन्स लिखे हुए हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स। पुराने टाइम से लोग सिक्के बनाते थे, तो उन सिक्कों को समझने पढ़ने, किस रूलर ने, रूलर अपनी इमेज लगवा ही देता था, कुछ लिखवा ही देता था, उसके बारे में पता चलता, उन सिक्कों की क्वालिटी से पता चलता था कि उसकी इकोनॉमी कैसी है। जब खराब सिक्के आने लगते थे, सोना चांदी कम होने लगता था उसमें, तो पता चल जाता था उसकी इकोनॉमी खराब होती थी। अगर अच्छे सिक्के हैं, अच्छे क्वाइंस हैं, तो पता चलता था वो उसके अंदर, उसके यहाँ पर और प्रॉस्पेरिटी थी, संपन्न लोग थे, अच्छी इकोनॉमी थी। तो न्यूमिस्मैटिक्स भी क्या है, ये हिस्ट्री को जानने का एक तरीका है। तो ऐसे हम, मैंने बस 3-4 नाम बता दिए कि हिस्ट्री में कैसे कैसे सोर्स इकट्ठा किए जाते हैं, और वो सब काम करता कौन इंडिया में, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आते हैं देखो स्टोन एज पे, ये भी टॉपिक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें देखना होता है स्टोन एज बहुत शॉर्ट में, कि स्टोन एज क्या था। नाम से ही पता चलता है कि ये स्टोन टूल्स ये लोग यूज करते थे, और इसलिए इस टाइम को स्टोन एज बोला गया। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है एक, इसको बोलते हैं पुरा पाषाण या पैलियोलिथिक, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, और तीसरे को बोलते हैं नवपाषाण, नवपाषाण। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पीरियड होते हैं स्टोन एज के, पाषाण काल के। पुरा मतलब पुराना वाला, मेसो मतलब मिडिल वाला, नव मतलब न्योलिथिक। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो इंसान है वो डेवलप हुए, विकसित हुए। सबसे पुराना टाइम ये था पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में सबने सुना होगा कि जो लोग थे उस टाइम पे वो हंटर गैदरर थे। हंटर एंड गैदरर मतलब क्या थे, उनका उनका कोई काम और नहीं था, वो बस शिकार करते थे, और गैदरर मतलब फल और फूलों को इकट्ठा करते थे खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग थे, ये पैलियोलिथिक कहलाए। ये लोग जो थे पैलियोलिथिक के टाइम के लोग थे, उनको एग्रीकल्चर भी नहीं आता था, इन लोगों ने फायर का यूज करना सीखा। ठीक है, पैलियोलिथिक के लोग, यहाँ पर जो लोग थे उनको जनरली सबने सुना होगा एक वर्ड कि होमो इरेक्टस बोल दिया जाता है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बारे में बोलते हैं ये फर्स्ट होमो स्पीसीज थी जिसने फायर को यूज किया। ऐसे कई, जैसे अभी होमो सेपियंस हैं, ऐसे होमो की कई सारी स्पीसीज हुई हैं। होमो हैबिलिस, और इससे भी पहले हुआ था, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये पहला, इसके बारे में बोलते हैं 2 पैरों पर जो पहला होमो स्पीसीज खड़ी हुई थी, वैसे 4 पैर चलते थे, और फर्स्ट एप था जो 2 पैरों पे खड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर होमो हैबिलिस आया जिसने स्टोन यूज करना शुरू किया, ये। फिर होमो इरेक्टस आया जिसने फायर यूज करनी शुरू की। ये तीनों पूछ लिए जाते हैं कि 2 पैरों पे पहली बार कौन खड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर स्टोन किसने यूज किया, फिर फायर किसने यूज की। ठीक है, होमो सेपियंस जो हम लोगों की स्पीसीज है वो तो काफी बाद में, बोलते हैं न्यूलिथिक टाइम पर, जिसको बोलते हैं वाइज ह्यूमन या बुद्धिमान मानव इंसान, वो यहाँ पे डेवलप हुआ। तो ये पैलियोलिथिक हो गया। अच्छा, एक चीज और बस, पैलियोलिथिक में ये लोग यूज क्या करते थे, जब शिकार करते थे ना तो बड़े स्टोन टूल करते थे यूज, तो इनकी खासियत ही थी लार्ज स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स वो यूज करते थे, इसलिए इसको पैलियो बोला गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा डेवलप हुए तो छोटे स्मॉल टूल्स आ गए, उस टाइम को मेसो बोला गया।
स्मॉल टूल्स डेवलप करने लगे ये लोग, मेसोलिथिक आ गया। फिर ये और डेवलप हुए तो ये अपने टूल्स पे थोड़ी डिजाइन्स बनाने लगे, और डिजाइन्स के साथ में ये लोग उस पे आर्ट डेवलप करने लगे, तो ये पॉलिश टूल बोले जाते हैं, पॉलिशदार टूल्स बनाने लगे, खूब नुकीला करने लगे उसको। तो ये नियोलिथिक, ये टाइम सबसे एडवांस था इन तीनों में। इसी टाइम में पहली बार विलेज डेवलप हुए इंडिया में। इसी टाइम पे पहली बार एग्रीकल्चर प्रॉपर शुरू किया इन लोगों ने, कृषि। और इसी टाइम पे इन्होंने व्हील, पहिए की खोज की, जो पहिया है उसका यूज किया। ऐसे इसी टाइम पे इन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, या पशुपालन बोलते हैं, पालन, नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब पहली बार सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन, विलेज बनने लगे इंडिया में। ठीक है, तो ये वाले ये स्टोन एज के बारे में ये तीन क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमेशा इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस तब टफ होते हैं जब इनकी साइट्स पूछ ली जाती हैं कि नियोलिथिक जगह इंडिया में कहाँ से मिली, या पैलियोलिथिक जगह कहाँ से मिली, ऐसी वाली चीजें पूछी जाती हैं, तब वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। मैं एक बार दो तीन साइट्स के नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक देखो लिखी हुई है, लिखी नहीं है, ये बनी हुई है। ये है नंबर 1, अलग कलर से लिख देता हूँ, नंबर 1। नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ, इससे दिखेगा? हाँ, ये दिख रहा, भीम भेटका। भीम भेटका ये एमपी में है, ये जगह जो बनी हुई है पिक्चर। इसको इसको इसकी डिस्कवरी की थी वीएस वाकांडकर ने। और ये इंडिया में सबसे पुरानी पैलियोलिथिक टाइम की, पूरा पाषाण की टाइम की केव्स हैं, गुफाएं, जहां पर पुराने टाइम के जो स्टोन एज वाले लोग रहते थे। और उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, देखो यहाँ पर इस केव में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, विश्व विरासत में आता है। उन लोगों ने यहाँ पर आर्ट्स, अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो भीमबेटका बहुत पुरानी साइट है, पूछी जाती है भीमबेटका के बारे में। अ, अच्छा, ऐसे कुछ साइट मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में। इंडिया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर के सबसे पुराने एविडेंस यहाँ से मिले। एग्रीकल्चर के फर्स्ट एविडेंस, एविडेंस, और वो भी वीट या गेहूं के मिले। वीट या गेहूं, पाकिस्तान से। मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट। एक भीमबेटका हो गई थी एमपी की फर्स्ट, ये सेकंड हो गई। थर्ड, कोल डिहवा, ये यूपी में। राइस के सबसे पुराने एविडेंस यहां से मिले हमें, कोल डिहवा, यूपी। ऐसे ही साइट है, थर्ड, फोर्थ साइट, इसको बोलते हैं यूपी, ये भी यूपी में है, लहुरा देव। लहुरा देव जो पूछ ली जाती है यूपी में। यहां से भी वीट के एविडेंस मिले, गेहूं के, वीट के एविडेंस। ऐसे कुछ साइट्स हैं स्टोन एज की जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऐसे आदमगढ़ है, बागोर, ये दो साइट्स हैं जहाँ पे डॉग्स के एविडेंस मिले, मतलब पशुपालन के, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस मिले। वो लोग क्या करते थे, जब कोई इंसान मरता था उसके साथ में कुत्तों को भी दफना देते थे वहीं पे, डॉग बुरियल साथ में। तो इससे पता चलता है इंसानों ने सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट किया। सबसे पहला पशुपालन, जिस जानवर का को पाला गया वो क्या था, डॉग। जैसे सबसे पहले जो क्रॉप लगाई गई वो कौन सी थी, विट। तो ऐसे ये वाला हो गया। चलो, वो स्टोन एज के बारे में हो गया। अब ये बात करते हैं हम लोग अगले टाइम टाइम पे, जब स्टोन एज खत्म हुई इंडिया में, स्टोन एज से लोग आगे बढ़े, तो अगला टाइम आया। इधर मैं लिख देता हूँ, स्टोन एज के बाद में लोग थोड़ा डेवलप हुए, और उस टाइम को बोला गया कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक, हिंदी में इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। क्यों? क्योंकि पहली बार लोगों ने यहाँ पर कॉपर या तांबे का यूज किया।
तांबा। कैल्को का मतलब ही देखो, ताम्र लिखा हुआ है, तांबा और पत्थर ये मिलाकर यूज करते थे, इसलिए स्टोन के बाद तुरंत बाद ये वाला टाइम आया। और इसके बाद टाइम आएगा जिसको बोलते हैं हम ब्रोंज एज, जो हमारा मेन टॉपिक था। ब्रोंज एज मतलब कांस्य युग। इसमें इन लोगों ने क्या किया, कॉपर में टिन मिलाया मिलाया और उससे इन्होंने बना दिया ब्रोंज, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं। और इसी टाइम को, ये ब्रोंज एज वाला जो टाइम है, इसी को इंडस वैली बोलते हैं। इंडस वैली, हड़प्पा की सभ्यता का टाइम। तो ऐसे तीन ये टॉपिक हो जाते हैं, नंबर 1 पर स्टोन एज, नंबर 2 पे कैल्कोलिथिक तांबे का युग, नंबर 3 पर ब्रोंज एज। ऐसे तो ये वाला हो गया। कैल्कोलिथिक में कुछ है ही नहीं, बस दो बातें बतानी है मुझे बस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस पहला मेटल जो यूज किया गया वो क्या था, तांबा, कॉपर। तो ये तांबे के, ये जो कैल्कोलिथिक एज थी, इसके एविडेंस कई जगह से इंडिया में मिले हैं। कुछ देखो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे जोरवे कल्चर लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र में। पूछ लिया जाता है कि कॉपर का जो एज था वो इंडिया में एविडेंस कहाँ से मिले, जोरवे महाराष्ट्र हो गया। ऐसे कायथ एंड मालवा लिखा हुआ है एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ से मिले। फिर ये दो लिखे हुए हैं, गणेश्वर और आहार, ये राजस्थान में, राजस्थान। तो ऐसे दो तीन ही जगह हैं जहां पर तांबे के युग के एविडेंस मिले। जोरवे बहुत पूछते हैं महाराष्ट्र का कल्चर, और फिर ये कायथ मालवा एमपी का, और ये हो गया राजस्थान का। कॉपर का एज ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी सिविलाइजेशन इंडिया में आई जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग कुछ फर्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे, और बाकी चीजें सेकंड क्लास में देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रोंज एज के बारे में। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ब्रोंज जो बना था वो कॉपर में टिन मिलाकर बना था, ये ब्रोंज। ब्रोंज जिसको कांसा बोलते हैं। उस टाइम ये कॉपर जो मिलता था, हाँ, उस टाइम जो ये कॉपर मिलता था वो राजस्थान में एक बड़ी फेमस माइन थी। ये पूछी भी जाती है, खेतरी या खेतड़ी बोलते हैं उसको, खेतरी माइन। वहां से तांबा निकाला जाता था। और ये जो टिन था ये अफगानिस्तान से लाते थे ये लोग, अफगानिस्तान से, और उससे उन्होंने कांसा बनाया। कांसा एक स्टेबल धातु थी, तो ब्रोंज एज कहा गया। इसके दो और नाम हैं जो मैंने अभी बोले। एक नाम इसका है ब्रोंज एज का ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये लोग जो मिले, इनके सिटीज मिले, वो सब इंडस वैली या इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियों के आसपास मिले। और इसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सिटी हम लोगों को मिला, सिविलाइजेशन, सभ्यता, वो हड़प्पा मिला। और इसका एक चीज और लिख देता हूं, टाइम पीरियड। इंडस वैली बहुत टाइम तक चली, लेकिन जो सबसे मैच्योर, मतलब जब सबसे अच्छे शहर इनके पास थे, वो टाइम था 2050 बीसी से 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसवी पूर्व का टाइम था जब इंडस वैली या ब्रोंज एज पूरी तरीके से डेवलप्ड थी, मैच्योर थी, सबसे अच्छे शहर थे इन लोगों के पास में। ठीक है, तो ये ब्रोंज एज के बारे में बेसिक बातें हो गई। हम लोग कुछ बात चीजें जो है इस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं आज। एटलीस्ट फीचर्स देखते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की यूनिकनेस क्या थी, क्या विशेषता है इसके बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले तो ये कुछ नाम है काम वाले। ब्रोंज एज, ये देखो नाम लिखा हुआ है, तीन नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। चार्ल्स मेशन, ये एक ब्रिटिश सोल्जर था, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। तो ये बोलते हैं इंडस और उस रिवर्स के आसपास गया, इसने कुछ पुरानी ईंटें देखी, कुछ सील्स मोहरें मिली वहां पर, तो इसने अपनी डायरी में लिखा था और बोला कि ये कुछ पुरानी चीजें हैं। उसको नहीं पता था कि कितनी पुरानी है, तो इसलिए कह देते हैं कि पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को
के बारे में या फर्स्ट डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? पहला विश्लेषण या डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? चार्ल्स मिशन ने। फिर दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इंडिया में बोलते हैं 1961। इन्होंने इसको बोला कि ये एक एंशिएंट साइट है, एंशिएंट साइट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इनको भी नहीं पता था ये कितनी पुरानी ईंटें हैं, कितना पुराना शहर है, वो इनको भी नहीं पता था। फिर ये दो लोग आए, जॉन मार्शल एंड दयाराम साहनी। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921। इन्होंने फर्स्ट सिटी जो था, पहला सिटी इंडस वैली का, हड़प्पा, उसका एक्सकवेशन किया, वेशन या उसकी खुदाई की, वो शहर निकाला उन्होंने। नदी की जो सिल्ट होती है, रेत, गाद बोलते हैं, उसमें दबा हुआ और उस शहर को निकाला। इसलिए बोला गया ये पहला शहर था हड़प्पा, इसलिए इसको बोल दिया गया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। फिर तो लाइन लग गई इनके शहरों की, और वो शहर ज्यादातर इंडस रिवर के या इंडस उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल दिया। इसकी सबसे यूनिक बात क्या थी, जो हम पहले ही देख चुके हैं, कि इन लोगों ने एक नया मेटल मतलब यूज किया, और वो भी अलॉय था, प्योर मेटल नहीं, जिसमें उन्होंने कॉपर और टिन को मिलाना सीख लिया और ब्रोंज बनाई। ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल है जो बहुत पूछी जाती है, जो मोहनजोदड़ो से मिली, हम आगे देखेंगे। उस टाइम मतलब आज तो हम लोग 2025 में हैं, उससे पहले 2500 साल पहले पीछे थे, लगभग 4500 साल पहले मेटल की ऐसी कोई मूर्ति बना पाना, वो ये इम्पॉसिबल जैसा था। बट इन लोगों ने बनाया, क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड थे। एक तो नया मेटल भी यूज बनाया और ऊपर से उसकी ये मूर्तियां बनाई इन्होंने, इस वजह से इसको ब्रोंज एज भी बोल दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में, ब्रोंज एज के बारे में। देखो ये बहुत सारे सिटीज बने हुए हैं जो इंडस वैली से रिलेटेड है, इनके नाम लिखे हुए हैं। ये ऐसे हमारे लिए काम के नहीं है, बट हाँ एक चीज काम की रहती है, कि ये इंडस जो सिटीज थे वो कहाँ कहाँ पर मिले, तो उसको हम लोग ऐसे प्लस बना के लिख लेते हैं कि इंडस सिटीज कहाँ कहाँ पर है। ईस्ट में सबसे पुराना ईस्टर्न सिटी कौन है, सबसे वेस्ट में सिटी कौन मिला, नॉर्थ में सिटी कौन है इंडस का, और साउथ में कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये जो सिटी है वेस्ट में, उसका नाम है सुक्ता गेंडोर, ये है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो सबसे वेस्टर्न सिटी मिला हमें। ईस्टर्न सिटी जो मिला उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये यूपी में मेरठ में। सदर्न सिटी जो है वो है दियामाबाद, महाराष्ट्र में, एमएच का मतलब महाराष्ट्र। और नॉर्दर्न सिटी है, उसका नाम है मांडा, MANDA, JNK में, उत्तर में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत दूर तक फैली हुई थी, यूपी से देखो पाकिस्तान, उधर JNK और महाराष्ट्र तक। इसकी टोटल वैसे जो शेप थी वो ट्रायंगुलर शेप थी, इसमें अगर ऐसे देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप बोली जाती है, ऐसे जाके ऐसे मिलके ऐसे लगभग लगभग ट्रायंगल बन जाता है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। ट्रायंगुलर शेप थी पूरी इंडस वैली की, जो साइट्स मिली हैं वो उनकी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और फिर ये साइट्स हो गई। हमें सिर्फ ये चीज देखनी है आज, कि ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन बनाई गई थी, बनी थी, उसकी उसके यूनिक फीचर्स क्या थे, क्यों इतनी फेमस है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि कि इंडिया में ही कोई सिविलाइजेशन बनी थी, कई पैरेलल सिविलाइजेशन भी बनी थी। जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, जिसको इजिप्ट
इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वहां भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ऐसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया जो मॉडर्न इराक वाला रीजन है, वहां वाला, वहां पे। ऐसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वो भी डेवलप हुई थी। चौथी ये वाली थी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली, जो अपने यहाँ पे डेवलप हुई। ये चार पैरेलल सिविलाइजेशन थी एक साथ में, उस टाइम पे लोग रह रहे थे। सिविलाइजेशन में सभ्य लोग, जो डेवलप्ड लोग थे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये चारों सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के किनारे डेवलप हुए। तो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, ये सबने पढ़ा होगा कि ये नाइल रिवर है, उसके किनारे डेवलप हुई, नाइल रिवर। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, वो वहां पर दो रिवर फेमस हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। यूफ्रेटस, उनके किनारे डेवलप हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो हुआंग हो, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर या हुआंग हो के नाम से भी जानी जाती है, हुआंग हो। उसके किनारे डेवलप हुई। और इंडस वैली तो हम लोग जानते ही हैं, ये इंडस या सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई। तो ये चार पैरेलल सिविलाइजेशन भी थी जो उस टाइम पे डेवलप हुई। इनके भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ये रिवर्स तो वैसे भी, इंडस वाली तो हमें याद ही रहती है, इन रिवर्स को समझना होता है। इंडस की इस सिविलाइजेशन की यूनिक बातें क्या थी, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो इनके बारे में डिस्कस किया जाता है, वो यही वाला फैक्ट है कि इंडस के जो लोग थे उस टाइम के, वो कंप्लीटली अर्बनाइज्ड लोग थे, शहरी सभ्यता थी। ये देखो पॉइंट क्या लिखते हैं, ये एक शहरी सभ्यता थी या अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्बन क्यों? अभी देखो इंडिया में अभी भी, मतलब ये फैक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि 2011 जो सेंसस हुई थी इंडिया में, उस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 31% लोग जो थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे, शहरी लोग। बाकी के सब लोग गांव में। अब तो बहुत बढ़ गए होंगे, मतलब चाहे 40% के आसपास हो गया, जब सेंसस होगी तब पता चलेगा। लेकिन तब भी 2011 में 31% लोग बस शहरों में रहते थे। लेकिन 4,500 साल पहले कंप्लीट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती इंडस वैली। मतलब उतना पुराना टाइम, अगर आप 100 साल पुराने जाओ तब भी पता चलता है कितने गांव थे, सब गांव गांव ही था। लेकिन ये लोग अर्बनाइज्ड लोग थे, शहरों में रहते थे, बहुत डेवलप्ड लोग थे। तो ये सबसे यूनिक बात होती थी इनकी, इंडस वैली के लोगों की। अच्छा, इसमें क्या है अगली चीज देखो, इनके जो शहर लिखे हुए हैं, देखो लिखा हुआ है ये शहर जो होते थे इनके, वो बिल्कुल प्लान्ड शहर होते थे। प्लान्ड, प्लान्ड कैसे होते थे? इनके शहर दो पार्ट में होते थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट। वेस्ट जो पार्ट होता था वो हमेशा एलीट लोगों का होता था। एलीट मतलब उच्च वर्ग का होता था, जो अमीर लोग होते थे वो रहते थे, पॉश इलाका। जो ईस्ट वाला होता था वो आम लोगों के लिए होता था, कॉमन लोगों के लिए होता था, कॉमन। जो सिटी सिटी इनका होता था ना, वो पूरा फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब उसकी किलेबंदी होती थी। ऐसे शहर नहीं होते थे, सिक्योरिटी के लिए किलेबंदी रखते थे ये लोग। ठीक है। ऐसे ही इनका इनके सिटी की अगला इंपॉर्टेंट फीचर कि इनके यहाँ पर जो घर बनते थे, वो देखो लिखा हुआ है बेक्ड ब्रिक। वो बेक्ड ब्रिक के घर बनते थे। ये भी बड़ी यूनिक बात थी इनके बारे में। मतलब पकी ईंटें, जैसे अभी हम लोग जानते हैं जब घर बनते हैं तो उसमें ईंटें जो लगती हैं वो भुनी हुई या पकी हुई भट्टों में बनती हैं। वो थोड़ी ज्यादा सॉलिड हो जाती हैं, ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो इन लोगों को ये भी पता था कि ईंटों को कैसे पकाना है, और उससे वो लोग अपने घर बनाते थे ये लोग। अगली चीज देखो, इसी इनकी इनके शहरों से रिलेटेड बात ही है नेक्स्ट, कि इनके शहरों में क्या होता था, जो अगर इनका ये शहर है तो उसमें रोड्स जो थी वो 90 डिग्री पे मोस्टली कट करती थी, ऐसे, ये वाला। और जब रोड 90 डिग्री पे कट करेंगी, 90 डिग्री पे होती थी,
कट करती थी। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको बोल देते हैं ग्रिड पैटर्न। तो इनके शहर जो होते थे वो ग्रिड पैटर्न बना देते थे। ये भी बड़ी यूनिक बात थी कि इनके सिटी जो थे वो ग्रिड पैटर्न पर होते थे। एक और इनकी यूनिक बात ये बोला जाता है कि इंडस इनके इनके जो घर होते थे, जैसे अभी अब होता है रोड पे घर है तो रोड की तरफ डोर ओपन होता है, बट इंडस वैली के ज्यादातर शहर सिटी ऐसे होते थे उनके जो घर के डोर्स होते थे वो पीछे की तरफ ओपन होते थे। और ये अभी हिस्टोरियन ये लॉजिक लगाते हैं कि शायद ये लोग है इतने हेल्थ कॉन्शियस थे कि बाहर से धूल ना आए, डस्ट ना आए ना, इस वजह से पीछे की, या तो कोई उस टाइम पे इनका सुपरस्टिशन रहा हो, अंधविश्वास रहा हो ना, लेकिन इनके घर मोस्टली पीछे की तरफ होते थे, ओपन होते थे सॉरी डोर। जो सबसे मोस्ट यूनिक फीचर था इनके, फीचर जो था इंडस वैली का, वो ये था इनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी के निकास की व्यवस्था, के निकास की व्यवस्था मतलब क्या था इनके घरों से। और ये तो उस टाइम दुनिया में कहीं नहीं था, किसी भी पैरेलल सिविलाइजेशन जो हम लोगों ने लिखी थी अभी, इजिप्ट की, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, कहीं पर भी नहीं था कि इनके, ये लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस थे, इनके हर घर से नालियां होती थी, ड्रेनेज निकला होता था, छोटी छोटी नालियां, और वो भी कवर्ड नालियां, ऐसा नहीं अभी के जैसा खुली पड़ी रहे नालियां। तो कवर्ड नालियां होती थी, फिर वो एक नाली दूसरी नाली में मिलती थी और फिर वो वाटर डिस्चार्ज कहीं बड़ी नदी में, रिवर में कर देते थे। तो पानी के जो निकलने का सिस्टम था वो बहुत यूनिक था इंडस वैली का। इनके सिटीज की सबसे यूनिक बात, तो ये देखो हम लोगों ने इनके सिटी के बारे में देखा कि सिटी ईस्ट वेस्ट में बटा हुआ होता था, फोर्टिफाइड होता था, थोड़ा ऊंचाई पे उठा बनाया जाता था, और पकी हुई ईंटें घर में यूज करते थे, रोड 90 डिग्री पे कट करती थी इसलिए ग्रिड पैटर्न बन जाता था, ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे यूनिक था ये वाला पानी के निकालने की व्यवस्था। अगली आते हैं, देखो सोशल लाइफ इनकी कैसी थी, वो तो शहर वाला देख लिया। इनके यहाँ पर बोलते हैं कि इन लोगों की जो सोसाइटी थी वो थोड़ी मैट्रियार्कल थी, मीन्स मातृ सत्तात्मक। जैसे जैसे अभी बोला जाता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल की वैल्यू सोसाइटी में जाता है। बहुत से हिस्टोरियन को डाउट है कि ऐसा था भी नहीं भी था ना, और इसलिए कंफर्मेशन में भी नहीं बोला जाता, लेकिन एक प्रूफ उससे मिलता है कि ये लोग, इनके यहाँ जो चीफ डेटी थी, चीफ डेटी मतलब जो सबसे ज्यादा पूजा होती थी, वो होती थी मदर गॉडेस की, मातृ देवी की, फर्टिलिटी गॉडेस होती थी वो, मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये लोग, डीटी थी ये। इसलिए कई सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो जो सोसाइटी जहाँ पर मैट्रियार्कल नेचर होता है, मातृ सत्तात्मक नेचर होता है, वहाँ की जो चीफ डेटी होती है वो कौन होगी, फीमेल ही होती है। जैसे अभी अगर देख लो तो पितृ सत्तात्मक, इसलिए जो मेन देवी देवता होते हैं वो मोस्टली मेल होंगे ना। तो वो एंथ्रोपोलॉजी वाले होते हैं, कुछ हिस्टोरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो ये बात मानते हैं ऐसा। तो इसलिए इसका कंक्लूसिव कोई प्रूफ नहीं है ऐसा था, लेकिन फिर भी आ, उनके मोड ऑफ वर्शिप को देखकर आप ये बता सकते हो। अगली चीज देखो, ये लोग पढ़े लिखे भी थे, लिटरेट थे, ये शिक्षित लोग थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके शिक्षित होने के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं जो लिखे हुए हैं कि इन लोगों को पढ़ना लिखना आता था। बोस्ट्रोफेंडन जो लिखा हुआ है ये इनकी स्क्रिप्ट का नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है बोस्ट्रोफेंडन, इनकी इस स्क्रिप्ट को बोलते थे। और ये स्क्रिप्ट जो थी ये पिक्टोग्राफिक थी, पिक्टोग्राफिक मींस चित्रात्मक, चित्रात्मक मतलब उसमें जैसे हम लोग ये लिखो, ये लिखा हुआ है, ता लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है, या इंग्लिश में सोशल लिखा हुआ है, वो पिक्चर्स बनती थी, जैसे ये बनी हुई है यहाँ पर, ये फिश जैसा सिंबल बना हुआ है, फिर डैश लगे हुए हैं, तो ये क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, चित्रात्मक है, इमेजेस बनी होती थी। और ये अभी के टाइम पे अनडिसाइफर्ड है, इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी भी। यूनिक स्क्रिप्ट थी, और अच्छा इस स्क्रिप्ट में यही है कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए कई 1000 ईयर तक तो फिर उसको कैसे पढ़ा जाएगा। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है $1 मिलियन का प्राइज, $1 मिलियन बहुत होता है, जो इंडस की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा, जो खोजेगा।
कि इसको पढ़ने में सक्सेस मिले उसको। तो स्क्रिप्ट के बारे में पूछा भी बहुत जाता है। स्क्रिप्ट को बोस्ट्रोफिंडन बोला जाता था, जैसे अपनी देवनागरी होती हिंदी की, और उसकी वो पिक्टोग्राफिक होती थी। ये जो चीज है यहाँ पर देखो बनी हुई, ये एक सील है इंडस वैली में। ये सोशल लाइफ में एक चीज और हम लोग देखते हैं इंडस की सील्स के बारे में। सील्स क्या है? ये मोहरें होती थी, जैसे अभी सील होती मोहर होती थी, वैसे उस टाइम पे भी सील्स होती थी। हर बिजनेसमैन, हड़प्पा के लोग मोस्टली बिजनेसमैन थे, वो व्यापारी थे। तो वो लोग क्या करते थे, बहुत सारी सील्स, हर बिजनेसमैन अपनी यूनिक सील बनवाता था। सील जो ये होती थी, ये स्टेटाइट की बनी हुई होती थी। स्टेटाइट को बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन जो नदी के अंदर पड़ा रहता है, उससे बनती थी। हिंदी में सेल खड़ी बोलते हैं इनको। उससे बनी होती थी ये सील्स, हर बिजनेसमैन के पास होती थी। और इन सील्स पे मोस्टली कोई ना कोई सिंबल बना होता था, किसी ना किसी एनिमल का। एनिमल सिंबल्स होते थे, बाकी सिंबल्स भी होते थे इन पे। और इंडस की जो सील्स होती थी उन पे लगभग लगभग सभी एनिमल्स हैं, ठीक है, सब एनिमल्स मिल जाते हैं, एक्सेप्ट इन 3 एनिमल की जो हम लोग लिख रहे हैं, कि काऊ नहीं है, लॉयन नहीं है, एंड हॉर्स नहीं है। हॉर्स ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, बाकी को छोड़कर सभी एनिमल्स, ठीक है। ये अननोन थे, ये इसलिए हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये 3 एनिमल जो थे वो इंडस के लोगों को अननोन थे, उनके बारे में इनको पता नहीं था। बाकी सभी एनिमल्स इंडस की सील्स पर हमें मिलते हैं। दो जो सबसे यूनिक, 2 यूनिक एनिमल्स, एनिमल्स जो इनकी सील्स पर होते हैं, उनमें से, और दोनों बहुत पूछे जाते हैं, एक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, इसको एक श्रृंगी बोलते थे, एक श्रृंगी। वो सबसे ज्यादा सील्स पे पाया गया है। ये एक इमेजिनरी एक हिरन होता है जिसके एक सींग होती है, उसको वो करते थे, और इसलिए सबसे ज्यादा सील्स पे है ये यूनिकॉर्न। इस ये एक इमेजिनरी एनिमल बोलते हैं कि रियल में कहीं नहीं मिला ये एनिमल, बट ये लोग उसकी पूजा करते थे। और एक होता था हम्प बुल, हम्प्ड बुल, जिसको बोलते हैं कुबड़, कुबड़ वाला सांड। इसकी ये लोग इसको वर्शिप करते थे, इसकी पूजा करते थे ये लोग, वर्शिप या पूजा करते थे हम बुल की। तो सील से इनके हमें बहुत सारी चीजें देखो पता चली, इनकी स्क्रिप्ट, क्योंकि उनके सिंबल मिल जाते हैं, उनके एनिमल्स के बारे में कि एक्सेप्ट काउ, लॉयन एंड हॉर्स, सब एनिमल्स इनको पता थे। 2 सबसे यूनिक एनिमल ये था, यूनिकॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर ज्यादातर सील्स में मिलता है, और हम बुल जिसकी ये लोग पूजा भी करते थे। और सील्स बनी किस चीज की होती थी, ये हो गया। रिलीजियस लाइफ के बारे में देखते हैं कि इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन कि क्या करते थे ये लोग अपनी लाइफ में, पूजा पाठ में, ठीक है। तो कई चीजों की ये पूजा करते थे, जैसे अभी मैंने बताया, जो मेल मेल मेन मेल डेटी, जो मेल डेटी थे उनको बोलते थे पशुपति। पशुपति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल डेटी थे। और फीमेल डेटी जो मेन थी वो थी मदर गॉडेस, मातृ देवी, जो फर्टिलिटी गॉडेस थी, जिनके लिए लोग पूजा इसलिए करते थे कि जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा हो, बच्चे हों, फर्टिलिटी, मतलब प्रोडक्शन जो भी है क्रॉप्स का, फसलों का, वो अच्छा हो। और संतति बोला जाता था बच्चों का, ना, परिवार भी आगे बढ़े, तो इसलिए मदर गॉडेस को पूजते थे ये लोग। तो 2 मेन हो गए, पशुपति, मदर गॉडेस। फैलिक वर्शिप भी करते थे ये लोग, जो फैलिक वर्शिप बोलते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की पूजा करते थे। और वो फिर से किस लिए, कि परिवार बढ़े, इसलिए फर्टिलिटी के लिए पूजा करते थे ये लोग। अग्नि कुंड, आग की भी पूजा करते थे। कालीबंगा देखो एक जगह लिखी हुई है राजस्थान में, वहां से हमें अग्नि कुंड मिले हैं बहुत सारे, इसलिए ये माना जाता है कि ये लोग आग की भी पूजा करते थे, ठीक है। ये पूछा भी बहुत जाता है, अग्नि कुंड
फायर आल्टर्स हमें कहाँ से मिले, इंडस वैली के किस साइट से। और फिर देखो ये लोग कुछ एमुलेट वगैरह भी पहनते थे, ताबीज वगैरह भी पहन लेते थे, तो ये हिस्टोरियन ये मानते हैं कि शायद ये लोग सुपरस्टिशियस भी थे, अंधविश्वासी भी थे, जैसे अभी के लोग होते हैं। उनको भी ये स्पिरिट्स, घोस्ट घोस्ट जो थे उनमें यकीन करते थे, भूत प्रेतों में यकीन करते थे, क्योंकि एमुलेट्स बहुत सारे मिले हैं हुए हैं ना? तो इनकी ये तो हो गई डेटीज इनकी पूजा करते हैं। मेन तो ये है पाशुपति और मदर गॉडेस। पाशुपति की सील देखो, ये एक थी, ये वाली है। ये पशुपति एक योगी बने हुए हैं यहाँ पर। इनके चारों तरफ एनिमल्स हैं, देखो एलिफेंट है, चीता है, रीनो है, बुल है, ठीक है। तो ये एनिमल है, पशुपति योगी बने हुए हैं। ऐसे ये मदर गॉडेस का स्टैचू मिला हुआ है, टेरिकोटा का। ये ये तो सील है। ये जो क्ले होता है ना, टेरिकोटा क्ले, उससे बनी हुई ये मदर गॉडेस है, जिनकी ये मदर गॉडेस TRRA है, टेराकोटा क्ले। तो इनकी ये लोग पूजा करते थे। अब आते हैं इकोनॉमिक लाइफ पे, इंडस वैली की इकोनॉमिक लाइफ। इन लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ थी, वो अभी हमने देखा कि बेसिकली ये लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। इसीलिए तो ये इतने अच्छे अच्छे शहर बसा पाए, या व्यापारी। इंडस वैली के सिटीज बहुत यूनिक बने। उनके टाइम पर करेंसी का कोई वो एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि शायद ये लोग बार्टर सिस्टम चलाते थे। बार्टर सिस्टम सबको पता है, वस्तु विनिमय की, लेन देन, एक्सचेंज करना। शायद इनकी विनिमय, शायद इन लोगों को ये चीज, करेंसी का यूज ये बहुत कम करते हो, और जो एक्सचेंज सिस्टम था उसी पे ये अपनी इकोनॉमी को चलाते हो, तो इसलिए बार्टर सिस्टम माना जाता है। ये लोग ट्रेड बहुत करते थे। क्राफ्ट देखो, बहुत सारी चीजें बनाते थे ये क्राफ्ट। एक यहाँ पे लिखा नहीं है, क्राफ्ट में एक होता था लैपिस लजुली, हिंदी में इसको, ये ब्लू कलर का एक पत्थर होता था लाजवर्ड, इससे ये लोग बीट्स बनाते थे। बीट्स या ज्वेलरी बनाते थे, बीट्स मीन्स ज्वेलरी, इससे ये बनाते थे आभूषण। और इसकी बहुत डिमांड होती थी, इस लैपिस लेजुली की। इसको बहुत सेल किया जाता था, इधर से उधर बेचते थे ये लोग। हाँ, तो ट्रेडर तो अच्छे थे ही ये लोग। देखो लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों तरीके का ट्रेड करते थे, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। हमें कई जगह मिली हैं, यहाँ पर मैं अलग से एक लिख देता हूँ। जैसे लोथल, लोथल तो आगे हम देखेंगे, गुजरात में। यहाँ पर इन लोगों का एक डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, डॉकयार्ड या पोर्ट या बंदरगाह, जहां से ये लोग क्या करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, बाहर सब कुछ भेजते थे इधर से उधर। ये बहुत फेमस इंडस वैली की साइट है, लोथल की। इंडस वैली के लोगों को इंडस वैली, जो हड़प्पा के लोग हैं, यहाँ के लोगों को कई जगह पर बाहर, जहां पर इनके सील्स मिली हैं, वहां पर इन लोगों को मेलुहा के नाम से भी जानते थे। मेलुहा मतलब इंडस वैली वाज आल्सो नोन एज, also known as मेलुहा। तो जहां पर जब इनके ये ट्रेड करते थे, वहां पर कई जगह पर इनको मेलुहा के नाम से भी उसके इनके एविडेंस मिले हैं कि इंडस से ट्रेड हो रहा। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। देखो इन लोगों ने कई यूनिक चीजें भी खोजी, जैसे कॉटन जो होता है, कॉटन के बारे में तो बोला ही जाता है, कॉटन को ये लोग सिंडन बोलते थे, सिंडन। और आज भी क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट यूज बाय इंडस वैली पीपल, फर्स्ट यूज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फर्स्ट यूज्ड इन कर देते हैं हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली के लोग एग्रीकल्चर में काफी अच्छे थे। देखो ज्वार, रागी,
व्हीट, बार्ले, गेहूं, जौ, ज्वार, इन सबको भी उगा उगा रहे थे ये लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा था इनका। तो मेन इनकी इकोनॉमी ट्रेड पर बेस्ड थी। जो हमने पोर्ट लिख लिया, मेलुहा इनका नाम लिख दिया कि ये लोग मेलुहा के नाम से भी जानते थे। और कॉटन को, सिंडन तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉटन को यूज ही किया है, इंडस। अब आते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ जो है इंडस वैली के लोगों की वो अननोन है थोड़ा सा। उसके बारे में हमें इनकी सील से पता नहीं चला जो चीजें मिली, क्योंकि देखो रिटन स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं जा गई है, सील सी मिली है, तो सील से कुछ पता नहीं चला। लेकिन हिस्टोरियंस इस बात को ये मानते हैं कि शायद इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो ट्रेडर ही रूल करते थे, कोई रूलर नहीं था, वैसा मोनार्की नहीं थी, राजतंत्र नहीं था, राजा। तो शायद माना जाता था कि गिल्ड्स होते थे, जो गिल्ड्स बोलते हैं, जो बिजनेस, जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो बिजनेस लोगों के ग्रुप्स होते हैं, उनको गिल्ड्स बोला जाता था। तो शायद वही लोग शहरों पर रूल करते थे, मैनेज करते थे, क्योंकि प्रॉपर मोनार्की का सिस्टम का कि एक राजा हो ऐसे टैक्स लेता था, वो हमें नहीं मिला। ये लोग पीस लविंग पीपल थे, शांति, क्योंकि ट्रेडर थे, व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, तो इनके बारे में वॉर और इन चीजों के भी एविडेंस नहीं मिले हमें ज्यादा। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइफ इनकी ऐसी रही है। अब देखो, ये तो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स देखे हैं। अभी हमें जो काम बचा हुआ है, जो हम लोग सेकेंड यूनिट में करेंगे, वो होगा इंडस की साइट्स। हाँ, इंडस की कौन कौन सी फेमस साइट्स हमें क्या क्या मिला। उससे पहले हम लोग जो आज हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं, चार पांच इजी एमसीक्यूज होते हैं। देखो, स्टोरी जैसे बस याद रखो कि क्या करते थे, कैसे रहते थे ये लोग। आ, क्या है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू ये है, द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविल। स्क्रिप्ट से बहुत क्वेश्चन मैंने बताया पूछे जाते हैं। एक तो स्क्रिप्ट का नाम ही पूछ लेते हैं कि बोइस्ट्रोफेंडन, उस स्क्रिप्ट को बोलते क्या थे, बोइस्ट्रोफेंडन। ये स्क्रिप्ट होती थी, और ये स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। जैसे हम्बुराबी का हमने वो दिखाया था इंस्क्रिप्शन, उसकी क्यूनिफॉर्म थी स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोली जाती है। बट हड़प्पा के लोग चित्र बनाते थे, चित्रात्मक लिपि थी इनकी, इसलिए ये हो गई। और ये उसको बोस्ट्रोफेंडन बोला जाता था उसको। सेकंड, द मेन फीमेल डिटी ऑफ द हड़प्पा वाज एसोसिएटेड विद, जो फीमेल डिटी थी, मदर गॉडेस, वो किससे रिलेटेड थी, खेती से रिलेटेड थी, कृषि, फर्टिलिटी, उत्पादन से रिलेटेड थी, पैसे के, वेल्थ से, या वॉर से, युद्ध से। तो हम लोग देखा वॉर तो करते नहीं, इंडस के एविडेंस ही नहीं मिले। खेती और बिजनेस करते थे, लेकिन मदर गॉडेस जो थी वो फर्टिलिटी गॉडेस थी, मदर गॉडेस। वेल्थ के लिए भी लोग पूजा नहीं करते थे, फर्टिलिटी के लिए पूजा करते थे उनकी। थर्ड, विच मेटल वॉज अननोन टू द हड़प्पन्स, विच मेटल वॉज अननोन टू द हड़प्पन्स। हड़प्पा, ये हमने नहीं पढ़ा बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। हड़प्पा के लोग बाकी सब जानते थे, गोल्ड जानते थे, ब्रोंज तो बनाया था, सिल्वर सब जानते थे। आयरन एज काफी बाद में आया, इंडस वैली के बाद, जब वैदिक सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप होगी। वैदिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आयरन एज सिविलाइजेशन। आयरन एज जो इंडिया में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली, मतलब वो इंडस के बाद आता है आयरन। तो इसलिए हमें अगर गेस करोगे तो हम लगते हैं आयरन तो सबसे पुराना होना चाहिए, बट जबकि आयरन सबसे बाद में आया। सबसे पहले मेटल कॉपर आया, तांबा। ठीक है, तो मेटल से भी जुड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फोर्थ, विच व्हाट वाज द लाइकली फॉर्म ऑफ हड़प्पन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक ढांचा कैसा था हड़प्पा का। अभी हमने देखा कि वो ट्रेडर्स क्लास रूल, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, वही रूल करते थे। ठीक है, बाकी और मिलिट्री और मोनार्की के हमें कोई एविडेंस नहीं मिले इंडस वैली से। लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, हु वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द हड़प्पन साइट। इनमें से पहला व्यक्ति कौन था जिसने हड़प्पा की साइट को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। और उसका नाम हम लोग ने देखा अभी था, 1826 में चार्ल्स मिशन पहला व्यक्ति था जिसने इंडस वैली को रिपोर्ट किया था। तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये हम लोग की फर्स्ट यूनिट हो गई। जो जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड्स हैं विमर्श सीयूटी के, आप उसको ज्वाइन करिए। और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग इंडस वैली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।